अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खानज़ई। नाजरीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन नशरियात जो कि इंशाल्लाह इलेक्शन तक जारी रहेंगी। और हैदराबाद न्यूज़ ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ते हुए जो है वो ये इरादा किया, और हर इलेक्शन की तरह, पिछले इलेक्शन की तरह इस इलेक्शन में भी हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त नशरियात आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हैदराबाद से कम्पीट करने वाले इलेक्शन में जो उम्मीदवारान हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे हम बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे, उनके विजन को जानेंगे, उनके मिशन को जानेंगे और उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेंगे। हमारे पास ऐसे भी उम्मीदवार होंगे जो पहले भी जो है वो इन हलकों से इंतखाबात जीत चुके हैं, जबकि कुछ नए उम्मीदवार भी हमारे साथ होंगे, जिनमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार, इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद होंगे। और ये नशरियात का सिलसिला 8 फरवरी तक जारी रहेगा, और 8 फरवरी वाले दिन भी ये नशरियात सारा दिन हम आपको बराह रास्त दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और हैदराबाद न्यूज़ इसी तरह आपको अपडेट करता रहेगा हैदराबाद की जो इंतखाबात की सूरत हाल है, 2024 के जो जनरल इलेक्शन हैं। आज हमारा इस नशरियात का पहला दिन है और हमारे साथ पहले उम्मीदवार मौजूद हैं। मैं तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, जो कि PS 64 यानी कि जो सिटी की सीटें जो PS 66 थी, उससे जो वो बतौर उम्मीदवार इंतखाबात के मैदान में आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के मरकजी नायब सदर जनाब फैसल अजीम साहब। बहुत शुक्रिया आपको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, हम आपको वेलकम करते हैं अपनी नशियात में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लेकर आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन जो है वो माशाल्लाह से करीब आते जा रहे हैं और वक्त बड़ा कम है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को भी बहुत ही कम अरसा हुआ है कि वो मैदान अमल में आई है। पिछले इलेक्शन में भी आप जो है वो इंतखाबात हैदराबाद में लड़ चुके हैं, तो इस बार आप जो है वो क्या मंशूर लेकर आए हैं और क्या नई ऐसी चीज़ें, क्योंकि आवाम जो है फैसल साहब इस वक्त इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है और इतनी ज़्यादा तजुब का शिकार है, क्योंकि जो उनके साथ इस मुल्क में बारी बारी होता रहा है और जो मामला उनके साथ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास कोई ऐसा मरहम है जो उनके जख्मों पर रख दे? देखें, असल जो मसला है ना, आप यकीनी तौर पर सारी चीज़ इस वक्त देख रहे होंगे, सारे लोगों को देख रहे होंगे। मुख्तलिफ जमातों की इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है, बहुत बड़े बड़े इंतखाबी मंशूर मंजर आम पर आ चुके हैं, आपके सामने दावे भी बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर मैं भी यहाँ बैठ कर बहुत बड़े दावे करना शुरू कर दूँ, तो ये इनके ज़रिए ये तो ज़रूर हो सकता है कि आवाम को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन हकीकत हाल इससे बिल्कुल मुतज़ाद होती है। तो मैं जो बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि आप देखेंगे एक ऐसे मुल्क में कि जिसको अल्लाह ताला ने हर तरह के, आप ये कह लें कि हर तरह के वसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए। ये एक बावसाइल मुल्क है, ऐसा नहीं है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। हम दुनिया में ऐसे मुल्कों को देखते हैं कि जिनमें 6-6 महीने तक सूरज तुलू नहीं होता, लेकिन अगर आप वो देखेंगे तो दुनिया में सफ़े अव्वल में मौजूद होते हैं। और हमारे पास जो है वो चारों जो है मौसम मौजूद हैं, हमारे पास अपने बेहतरीन सहरा, दरिया, समंदर, हमारे पास पहाड़, खेत खलियान, हर चीज़ मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद जो है हम दुनिया में बिल्कुल पिछली सफ़ों में हैं। इससे एक बात का पता लगता है कि वसाइल तमाम तर मौजूद हैं, चीज़ें हमारे पास सारी की सारी मौजूद हैं। दुरुस्त लोग जो है सिर्फ अगर वो आकर जो है बैठ जाएंगे जिम्मेदार सीटों पर, तो उसके बाद मामला खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा स्लोगन वैसे तो इंतखाबी जो है हमारी सियासत खिदमत इंसानियत के यानी हकीकी खिदमत इंसानियत जो है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ जो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ और वो इंतहाई अहम है और इंतहाई मकसद ज़रूरी है कि जिसको मैं आपके सामने बयान करूँ, वो ये है कि अगर आप मुख्तलिफ सियासी जमातों की एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू जो है वो मैं ये कहता हूँ कि मुलाहिदा फरमा लीजिए, तो उसमें सिवाय इल्ज़ामात, सिवाय एक दूसरे को चोर कहने के, एक दूसरे को डाकू कहने के, कुछ भी नहीं मिल रहा होता। इसकी वजह क्या है कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया होता। अवामुन्नास के हालात, वाक़यात, गली कूचों में आप सब कुछ देख सकते हैं। तो हम जो बुनियादी तौर पर काम करना चाहते हैं वो ये है कि पाकिस्तान में आइन मौजूद है, पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर कानून मौजूद है, आइन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लोगों को इंसाफ में असर आना चाहिए, और मुल्क दुरुस्त सिमत पर जब जाना शुरू होगा तो इस मेरे मुल्क में जिसको अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ास बनाया है, इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि ये बहुत जल्द दुनिया के जो अव्वलीन ममालिक हैं उनमें शामिल हो सकता है। जी बिल्कुल, हमारे पास नो डाउट फैसल साहब ना तो टैलेंट की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तमाम मौसम मौजूद हैं, तमाम मादनियात मौजूद हैं, और हैदराबाद की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे पास हर तरह का टैलेंट मौजूद है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है, तो ख्वाह वो चाहे कोई भी फील्ड हो।
उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आगे आगे रहते हैं। लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान की कुछ अरसा दराज से है, और पिछले जो अगर हम बात करें पिछले गुज़िश्ता 2 सालों के बाद जो अदम एतमाद के बाद जो पाकिस्तान का हशर किया गया, और जिस तरह 13 जमाती टोला आया और उन्होंने पाकिस्तान का जो है वो नक्शा बिगाड़ के रख दिया और आवाम को महंगाई के चक्की में पीस दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है फैसल साहब के मिडिल क्लास तबका जो था वो भी गुर्बत की लकीर के नीचे जाता जाता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास क्या प्लान्स हैं कि वो किस तरह इस सारी सूरत हाल को, इस बेहंगम निज़ाम को किस तरह कंट्रोल में ला सकती है? देखिए, मैंने जो बात आपको अर्ज की है, मैं दोबारा उसी की तरफ जाना चाहूँगा। असल जो बात आपने 16 माह की है, 16 माह में तो यकीनी तौर पर यानी जैसे तूफान आता है, इसी तरह के मुसलसल तूफान जो है वो अवाम की तरफ आते रहे, और अवाम जो है मैं ये कहता हूँ पसमानदगी की इंतहा पर जा चुकी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर पिछले अदवार हुकूमत उनको भी आप देखेंगे तो ग्रेजुअली हम जो है आगे नहीं जा रहे थे, मुसलसल पीछे आ रहे थे। ये ज़रूर हुआ कि उसका नुक्ता उरूज जो है वो पिछले 16 माह में हो गया, तो ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। तो बात मैं फिर वहीं पर लेकर आऊँगा और उसी जगह पर बात करूँगा इस वक्त कंडीशन क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम दुनिया से मांग तांग कर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस वक्त हम लोगों के सामने हाथ फैलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। आपने साबिका वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ की बात सुनी होगी, उन्होंने कहा कि हम भिखारी हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं किसी को कॉल करता हूं तो कॉल करते हुए मेरे ध्यान में एक बात मौजूद होती है कि सामने वाला ये समझेगा कि इसने मुझसे जो है वो मांगने के लिए फ़ोन किया है। तो ऐसा मुल्क जिसकी आबादी 25 करोड़ है, ऐसा मुल्क जिसमें तकरीबन जो है 60 से 70% यूथ है, तो इसको मैं समझता हूँ कि इस हालत पर लाना जो है इसका एक ही सबब है कि आप ये देख लीजिए तमाम सियासी जमातें जो हैं वो किसी कौमी एजेंडे पर काम नहीं करती हैं, किसी जो है इस तरह के एजेंडे को लेकर नहीं आती हैं कि जिससे अवामुन्नास को फायदा हो। आप इनकी जानिब देखेंगे, एक तरफ अभी आपने बात की है कि हमारी जो है मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास या तो अपर क्लास है या हमारे पास लोअर मिडिल क्लास का भी जो लोअर है सबसे वो मौजूद है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह से है। तो लेकिन इसी कैफियत में ये जो आपकी सियासी अशराफिया है, ये जो आपकी मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल इलीट है, इसकी क्या कैफियत है? इनके मुतालिक भी तो बताएं ना, इनके घरों की क्या कैफियत है, इनकी गाड़ियों की क्या कैफियत है, इनकी जायदादों की क्या कैफियत है, इनके माल अम्बाल की क्या कैफियत है, इनकी औलादें कहां पर होती हैं, ये कहां कहां किस किस तरह से जो है इन्होंने कौम का माल लूट कर और अय्याशियों की थाने जो है वो रकम की हुई है। तो हम शफाफियत लेकर आएंगे, सबसे बड़ा जो मसला है शफाफियत लेकर आएंगे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे। इस पाकिस्तान में आपने कहा कि अहलियत की कोई कमी नहीं है, अहल लोगों को लाकर जिम्मेदार सीटों पर बिठाना ही असल मसले का हल है। ये जो सियासी बुनियादों पर आप देख रहे होते हैं कि लोगों को आगे बढ़ाया जाता है और सिर्फ सियासी शनाख्त की बुनियाद पर जो है किसी को भी किसी जगह पर बिठा दिया जाता है, और वो आवे का आवा बिगड़ा होता है और सब कुछ जो है ये समझ लें कि बर्बाद हो जाता है। इस सिलसिले को इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोकेंगे। पाकिस्तान का जो नौजवान है, पाकिस्तान की जो यूथ है, इसको एम्पावर करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, इनको इंशाअल्लाह इस बात का पूरा जो है मौका फराहम करेंगे हम कि वो इस मुल्क को संभाले, और उनमें इतनी अहलियत और सलाहियत मौजूद है कि वो इस मुल्क को संभाल सके। सर मुझे ये बताइए, बिल्कुल आपका माशाल्लाह वलवला अंदाज है और आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और अच्छी आपने चीज़ें कही हैं कि आप शफाफियत लेकर आएंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, लफ्ज़ शफाफियत हमने सुना तो बहुत है और मैं भी अपने बचपन से सुन रहा हूँ, बहुत सारी जमातों ने इसका ऐलान किया, बहुत सारी मजहबी जमातें भी सियासत में हैं। वो क्या आप नए हैं, लेकिन जो पहले से मौजूद हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हो या दीगर जमीयत उलमा इस्लाम हो, जमीयत उलमा पाकिस्तान हो, बहुत सारी हैं जो कि मजहब के नाम पे मतलब मजहबी सिस्टम के साथ आके जो है वो सियासत करती हैं और वो मजहबी निज़ाम और इस्लामी निज़ाम लाना चाहती हैं। लेकिन जमीयत उलमा पाकिस्तान भी इक़्तिदार में रही है, जमात इस्लामी को गो के अब तक पाकिस्तान में इस लेवल का इक़्तिदार नहीं मिला, लेकिन फिर भी सूबाई लेवल पर वो इक़्तिदार में रहे। लेकिन शफाफियत तो सर कोई नहीं ला सका, तो फिर आप कैसे ले आएंगे? देखिए, बात यह है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आपने किसी न किसी काम का आगाज़ तो लाजमी तौर पर जो ना करना होता है पूरी ताकत के साथ। अब अगर ये कहा जाए कि देखें, अक्सर ये बात कहा जा रहा होता है कि मजहबी जमातें जो हैं, कभी भी मजहबी जमातों को पाकिस्तान में पूरा इक़्तिदार तो मैसर नहीं आया है। यानी पूरे इक़्तिदार के बाद आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल तो बिल्कुल उस वक्त का है कि जब मैं किसी इक़्तिदार और इख्तियार में आऊँगा। एक सवाल ये कि मैं इन दिनों में काम का जो है ना मैं क्या करूँगा, मेरे साथी क्या करेंगे, मेरी जमात क्या करेगी, तो ये दो मुख्तलिफ सवाल आते हैं। जब आप इक़्तिदार और इख्तियार में आते हैं तो थोड़ा सा एक मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ कि आप ये देखें, शफाफियत जिन लोगों ने ख़ास तौर पर जो मुरव्विजा सियासी जमातें हैं उन्होंने बहुत दावे किए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि एक बंदा जो पिछले दौरे हुकूमत में आज लूट मार की दास्तानें रकम कर रहा होता है, अगले दौरे हुकूमत में वो नई आने वाली हुकूमत में शामिल
शामिल हो जाता है। और ये नई आने वाली हुकूमत वो होती है जो अपोजिशन होती है, और इस अपोजिशन ने बड़ी बातें की होती हैं, इसने शफाफियत की, ट्रांसपेरेंसी की, इसने कहा होता है कि हम जो है करप्शन को खत्म कर देंगे, बदयांती को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन उसके बाद वो सारे के सारे लोग आप देखते हैं कि वो आकर इनकी सफ़ों में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की कैफियत आपको हमारे पास मैसर नहीं आएगी। ये ज़रूर हो सकता है कि वक्त लगे, ये ज़रूर हो सकता है कि हम थोड़ा सा टाइम लें। तो अवाम में जा रहे हैं, उनके सामने ये इन तमाम तर मामलात की अहमियत वादे करने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट आपका बड़ा कीमती है, बहुत छोटे छोटे मसाइल को मद्देनजर रख के ना दीजिए। आपके पास 5 साल आपका पिछला नुमाइंदा कामयाब होने के बाद नहीं आता, आपकी गली नहीं बनती, आपकी सड़क नहीं बनती, आपकी सैलरी ठीक नहीं होती, लेकिन जिस वक्त इलेक्शन का बिगल बजता है तो उस वक्त आमद भी शुरू हो जाती है। आप देखते हैं कि सड़कें भी जैसी तैसी बनना शुरू हो जाती हैं और दीगर सारे काम होना शुरू हो जाते हैं। तो इनसे बाहर निकलकर कौमी और मिली जो मामलात हैं उनका शऊर हासिल करें और उसके साथ आगे बढ़ें। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो लोग कि जो इस सिस्टम से मायूस है और उनकी अक्सरियत है उनको एड्रेस कर रहे हैं, उनको जो उनसे जाकर रब्ता करने की इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस पर मेहनत की जाएगी तो मेहनत का समर जो है ना वो इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है, आपने बहुत तरीके से मेरे सवाल का जवाब दिया। लेकिन आप ये बताइए कि एक नई जमात, क्योंकि यहाँ पर वडेरा शाही निज़ाम है पाकिस्तान में, यहाँ पर इन्वेस्टर्स निज़ाम है, अभी एक सियासी जमात है, उसको हैदराबाद में इन्वेस्टर्स ने जो है वो काबू कर लिया है। जो अच्छे सच्चे लोग थे वो पीछे चले गए, उनको टिकट्स नहीं मिले, और जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो लोग आगे आ गए। और ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में यही एक निज़ाम होता है कि जो उम्मीदवार अच्छे पैसे खर्च करेगा, जमात को डोनेशन भी देगा, जमात को जो है वो ज़्यादा आगे लेके जाएगा, उसी को टिकट मिलता है। और वो जाहिर बात है जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो फिर उससे दुगने तुगने बल्कि चौगने पैसे भी बाहर निकालता है। यही वजह है कि पाकिस्तान का निज़ाम बोसीदा 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 होता जा रहा है और लोग यहाँ पर सियासत अपने मुफाद के लिए करते हैं। तो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास ऐसे कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ खिदमत के लिए आए हों? हमारे पास 100% इस तरह के कैंडिडेट मौजूद हैं कि जो खिदमत के लिए आए नहीं हैं। मैं आपको दावत देता हूँ, आप माशाल्लाह फील्ड में आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। 2021 में सैलाब आया, आपने भी देखा है, और किस सतह का सैलाब था और कितनी उसने तबाहकारी जो है पूरे मुल्क में उसके ज़रिए से हुई थी, वो भी आपने देखी है। तो ये जितने MPs हैं, ये जितने MNAs हैं, जो पिछली बार जीते हैं, उससे पिछली बार जीते हैं, उनकी उस सैलाब में अपने लोगों के लिए जो कारकर्दगी है उसको जांच लें और मुझसे मेरे उम्मीदवारान के मुतालिक सवाल करें या इलाकों में मौजूद मेरे जो साथी हैं उनके मुतालिक सवाल करें। मैं आपको अल्लाह के फजल के साथ काम की पूरी तरतीब बयान करूँगा। यानी हमारा जो स्लोगन है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, ये 5 साल जारी रहती है। हमारे लोग इंतखाबात के बाद, दावा कर रहा हूँ आपके सामने, आप चेक कीजिएगा, ये बहुत बड़ा दावा है। इंशाल्लाह मैं आपके सामने दावा कर रहा हूँ कि हम इलेक्शन के बाद जो है वो इलेक्शन से ज़्यादा लोगों के दरमियान मौजूद रहेंगे। आपने हमारा अवामी सहूलत बाजार देखा होगा, उस वक्त तक इलेक्शन का दूर दूर तक मालूम नहीं था कि वो अवामी सहूलत बाजार हर रोज़ हर हफ्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हो रहा है, जहाँ पर आटा, दाल, चावल, चीनी और इस तरह की जो अशियाए ज़रूरत है वो लोगों को, आप ये कह लें कि होल सेल का जो दाम होता है उससे भी कम पर लोगों को दी जा रही है। आपने हमारी सब्जी सहूलत के स्टॉल देखे होंगे, आपने दीगर बेशुमार इस तरह की हमारी जो है वो स्कीमें देखी होंगी जिसके जरिए से आवाम को फायदा पहुंचाया जाता है। तो हमारे जो भाई हैं वो इसी स्लोगन के तहत कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत, इसी के तहत काम कर रहे होते हैं। आप देखें, हुक्मरानों ने हमारा आटा, पिछले हुक्मरान थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना लिबास बेचकर, अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। सस्ता तो क्या होना था, आटा लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। तो मैं दिखा सकता हूं आपको कि बाकायदा तौर पर हमारे भाइयों ने इलाकों में सस्ते तंदूर बनाए हैं, रोटियां जो है वो आधी कीमत पर लोगों को फराम की जा रही हैं, और इस तरह के बेशुमार काम किए जा रहे हैं। और उनमें से कोई एक काम भी ऐसा नहीं है कि जो यानी हमारी जो इंतखाबी मुहिम है या हमारा जो इलेक्शन है उसके साथ मुंसलिक है। इसका क्या मकसद है कि जिन लोगों को, और एक और बात याद रखिएगा, हमारा सियासत में आने का कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन ये जो सूरत हाल बनी है, ये जो सूरत हाल बनी है, मुल्क नीचे जा रहा है, मुल्क मुसलसल नीचे जा रहा है। हमने स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमने क्लिनिक्स बनाई हैं, हमने वेलफेयर के बेशुमार काम किए। अगर आप मिट्टी और इस्लाम कोट और सरपार कर जाएंगे तो हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स आपको हजारों की तादाद में वहां पर मैसर आएंगे। लेकिन हमें दिखाई दिया कि हमारे इस काम को करने से मसला हल नहीं होगा। यानी एक जमात जो अपने इंफरादी वसाइल के साथ, जो अहले खैर होते हैं, उनको बात करके जितने वसाइल ला सकती है, उनके साथ जितना काम हो सकता है उतना ही हो सकता है। लेकिन जो हुकूमती वसाइल हैं, अवाम के जो वसाइल हैं, अवाम की जेबों से खींच कर, जो मैं कहता हूँ कि टैक्स
के ज़रिए से निकाल लिया जाता है, उनका इस्तेमाल बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और जब तक वहाँ पर कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ पर शफाफियत नहीं आएगी, उसको दुरुस्त तरीके से खर्च नहीं किया जाएगा, दुरुस्त जगह पर नहीं लगाया जाएगा, इन चोरों लुटेरों जिनकी बात आप कह रहे हैं इनसे नहीं बचाया जाएगा, तब तक मसला हल नहीं होगा। जी बिल्कुल, और मसला हल होना बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात इलेक्शन 2024 हैदराबाद न्यूज़ की, और इंशाल्लाह हम आपके साथ इसी तरह बराह रास्त उम्मीदवारों को लाते रहेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपना सवाल उम्मीदवार से कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बराए PS 64 जनाब फैसल नदीम साहब, जो कि हमसे गुफ्तगू जारी है। हम मजीद इनसे बातचीत जारी है। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप अपने इलाके का कोई मसला चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये आप इनको मुंतखब करें, तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना सवाल हमारे इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप लिखवा सकते हैं, और हम आपके जो है वो आपका सवाल इनसे करेंगे और बिल्कुल इनसे जवाब भी लेंगे। गुफ्तगू जारी है, तो जल्दी जल्दी फ़ोन उठाएं, कॉल मिलाएं और अपने अपने सवालात करें, और अपने उम्मीदवार को जांचें समझें। आज आपके सामने हमने बराह रास्त उम्मीदवार को आपके बिठा दिया, ये आपके दरमियान मौजूद हैं हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन के जरिए, तो आप इनसे कोई भी सवाल, किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। तो गुफ्तगू जारी है। फैसल नदीम साहब, आपने बहुत अच्छी बातें की माशाल्लाह। थोड़ा सा हम ये बात कर रहे थे नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे। एक सवाल और मैं करूंगा, फिर हम अपने हल्के की जानिब जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि हम शफाफियत लेकर आएंगे, हम एक निज़ाम को एक तरीके से, आपके पास एक पूरा जाहिर सी बात है, एक रोड मैप मौजूद है, एक प्लान मौजूद है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट हमारे पास जो बैरूनी आका है हमारे, ठीक है, अक्सर जगहों पर जो है वो बहुत सारी जमातें, इमरान खान की तरफ से भी बहुत कुछ किया गया, बहुत एक्टिविटी की गई, उनकी तरफ से भी बड़े दावे थे कि हम ये करेंगे, लेकिन वो भी आखिरकार इस निज़ाम के आगे जो है उन्हें बिठा दिया गया, और आज वो जो है वो जेल में बंद हैं। लेकिन तो जो बाहर से जो हमें जो है वो एक थ्रेटिंग आती है, जो एक सिस्टम आता है हमारे ऊपर, जो एक जोर दबाव आता है, उस पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग किस तरह हैंडल करेगी? देखिए, बैरून से जो दबाव आता है उसका सबब हमारी अंदरूनी कमज़ोरी है। ये बात अच्छी तरह समझने वाली है कि पाकिस्तान अगर माशी तौर पर मजबूत हो, पाकिस्तान को लोगों के सामने भीख के लिए हाथ ना फैलाने पड़े, पाकिस्तान को मुसलसल IMF के सामने जो है वो झुकना ना पड़े, पाकिस्तान को किसी FATF के चक्कर में ना फंसना पड़े, और पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो डोनर्स हैं दुनिया में उनकी शराइत पर जो है उनसे आप ये समझ लें कि लोन लेकर और कर्जे लेकर अपना जो बजट है वो ना बनाना पड़े, तो उसके बाद कोई भी इस तरह का आप समझ लें कि प्रेशर जो है वो आपके मुल्क पर जो है वो इस तरह से नहीं आएगा। तो इसका भी जो तरीक़ाकार है वो यही है कि अंदरूनी कमज़ोरी ख़त्म की जाए। हम अल्लाह के फजल के साथ एक चीज़ इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, यकजहती है, और इन सारी चीज़ों पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ अपने हुकूक का शऊर ज़रूरी है, और इस पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। याद रख लीजिए, जब हम अंदरूनी तौर पर मजबूत होंगे तो बैरून का प्रेशर जो है वो खुद आसानी से अब्जॉर्ब करेंगे, और इंशाल्लाह उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। और दूसरा, फिर मैं ये अर्ज़ करता हूँ, बंदे में ईमान हो, इखलास हो, बंदे में जुर्रत और हिम्मत हो, तो उसके बाद सारे काम जो है ना वो इंशाल्लाह हो जाते हैं। और अल्लाह के फजल के साथ हम जो क़यादत कौम को देना चाहते हैं वो ईमान, इखलास, हिम्मत और जुर्रत वाली ही जो है ये समझ लेके देना चाहते हैं कि जो आकर डट कर अपना मौक़िफ़ भी पेश करें और अपने मुल्की मुफादात जो हैं उनका भी ये समझ लें कि तहफ़्फ़ुज़ करें। इसमें एक बात आप और भी इंशाल्लाह सुन लीजिए, हम हरगिज़ कायल नहीं हैं इस बात के कि बैरूनी दुनिया से सारे राब्ते मुनक़ते होने चाहिए। हम इसके बिल्कुल भी कायल नहीं। सारी दुनिया से राब्ता होना चाहिए, सारी दुनिया से बात होनी चाहिए, सारी दुनिया से जो सिलसिले दुनिया में, आज की दुनिया में दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो इस सूरत में जो सिलसिले पूरी दुनिया के साथ पहले से मौजूद हैं वो सब होने चाहिए। लेकिन इसमें जो मेरा मुल्क है उस मुल्क की खुददारी, इसके अवाम की इज्जत नफ्स और दीगर सारे मामलात, इन सब को मद्देनज़र रखना और जो है ना ये समझ लें कि मरहूज़ खातिर रखना, ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। आका और ग़ुलाम, ये वाला जो मैं ये कहता हूँ कि आपस में जो ताल्लुक़ है, ये किसी भी तौर जो है हमें समझ लें कि जो है ना कबूल नहीं है। हाँ, मुल्कों के साथ जिस तरह के रिलेशंस होते हैं हमारे भी होने चाहिए, हमारे भी होने चाहिए, बिल्कुल हर तरह से होने चाहिए। आपके इकोनॉमी के हवाले से, आपके ट्रेड के हवाले से, आप दुनिया में जाते हैं, हमें हमारे बच्चों को यकीनी तौर पर आला तालीम की ज़रूरत है, उसके हवाले से होने चाहिए। तो ये सब कुछ मौजूद हो, लेकिन इसमें अव्वलियत हमेशा मेरे मुल्क और उसके अवाम को होनी चाहिए। सर, मुझे ये बताइए कि कुछ हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ सवालात भी आ रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर में सवालात लेंगे। अब अहम बात हम ये करते हैं, ये तो हो गई आपकी हमारी जनरल मुल्की मसाइल पर या मुल्की मामलात पर गुफ्तगू। अब हम आते हैं अपने हल्के की जानिब PS 64, क्योंकि हम हैदराबाद न्यूज़ हैं और हैदराबाद शहर में हम बैठे हैं।
तो हम लोगों को ये बताएं कि भाई हमारे जो उम्मीदवार हैं, अगर आप PS 64 से MP मुंतखब होते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली बनते हैं, तो PS 64 की आवाम को ऐसा क्या नया देंगे, आपके पास क्या रोड मैप है PS 64 की बेहतरी का? देखिए, PS 64 या मुकम्मल हैदराबाद, मसाइल एक ही तरह के। मेरे दोस्त जो है वो पंजाब से अक्सर उनका आना जाना होता है, आपके भी जानने वाले आते होंगे। आज जो हैदराबाद है उसकी पहचान और शनाख्त क्या है? एक ज़माने में हैदराबाद की पहचान होती थी कि यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, बड़ा अमन वाला शहर था, बड़ा सुकून वाला शहर था, बड़ा इत्मीनान वाला शहर था और बड़ा खूबसूरत शहर था। लेकिन अगर आप किसी से पहचान चाहेंगे आज, तो सूरत हाल ये होती है कि आप बाय ट्रेन आ जाएं, आप बाय रोड आ जाएं, किसी भी तरफ से आ जाएं, तो आपको गिलादतों के ढेर मिल रहे होते हैं, आपको गंदगी के ढेर मिल रहे होते हैं और आने वाले लोग हमसे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात कर रहे होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि तमाम तर ये जो हैदराबाद है पूरा शहर, इसके मसाइल हैं और उनका हल भी उसी जगह पर है। PS 64 की जो बात आप कर रहे हैं, तो ये PS 64 हैदराबाद का दिल है। बिल्कुल। जिस तरह हैदराबाद शहर सिंध का दिल है, तो बिल्कुल इसी तरह ये PS 64 जो है ये हैदराबाद का दिल है। और ये मैं समझता हूँ सबसे अहम जो है अहम वो तरीन हल्का कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे अहम हल्का है, अहम तरीन हल्का है और मसाइल का गढ़ भी यही है सबसे यकीनी ज्यादा। तौर पर सबसे ज्यादा यहाँ पर मसाइल हैं। आप ये देख लें कि शहर के जितने भी बड़े कारोबारी, जितने भी अहम मराकज़ हैं, वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। इसीलिए सूरत हाल ये है कि शहर से भी और बैरून से भी लोग जो है इस हल्के में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसको जो है हल्के को तरजीही बुनियादों पर देखना चाहिए, इसके मसाइल हल किए जाने चाहिए। तो यहाँ पर सड़क का मसला, गली का मसला, सेवरेज का मसला, सफाई का मसला, और फिर मैं ये कहता हूँ कि एक सूबाई असम्बली का हल्का है। क्या वजह है कि मैं अगर सिविल हॉस्पिटल चला जाता हूँ, सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद भी इसी हल्के में मौजूद है। यानी अगर आप सिविल हॉस्पिटल चले जाते हैं, तो सिविल हॉस्पिटल जाने के बाद आपका मर्ज अगर थोड़ा सा बढ़ गया है, तो फौरी तौर पर आपको जो है रेफर कर दिया जाता है कराची की जानिब। जनाब 25 लाख आबादी का शहर जो है मेरा अपना है, और उसके बाद बैरून से, आप जानते हैं अंदरूनी सिंध से बेशुमार लोग इस शहर की तरफ इलाज के लिए आ रहे होते हैं। ये हैदराबाद डॉक्टर्स लेन आप देख लें, ये भी इसी हल्के में इत्तेफाक से आती है। तो इसको अगर आप जाकर देखेंगे तो हजार लोग होते हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, लंबी लंबी फीसें दे रहे होते हैं, और जो है उनके सर पर अखराजात का बोझ होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें लोगों को खुद ब खुद मैसर आनी चाहिए। अक्सर आप सिंध हुकूमत के लोगों से सुनते होंगे, अक्सर आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से सुनते होंगे कि वो चंद अस्पतालों को बयान कर रहे होते हैं, चंद अस्पतालों को। मिसाल के तौर पर गंबट का अस्पताल बयान कर देंगे वो, 2-4 NICVD जो उन्होंने बनाए उनको बयान कर देंगे वो, जिना हॉस्पिटल बयान कर देंगे वो। भाई 5 करोड़ से ज़्यादा आबादी का ये सूबा है, और उसके बाद उसमें जो है उसके दूसरे बड़े शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आपको यहाँ पर कोई मयारी अस्पताल में असर नहीं आता। आप अगर जो है वो एजुकेशन की तरफ जाएंगे, तो मैं कहता हूँ सरकारी जो स्कूल हैं, मैं अपने PS 64 की बात करता हूँ, उसमें मौजूद जितने सरकारी स्कूल मौजूद हैं उनमें चले जाएं, उनमें मौजूद स्ट्रेंथ जो बच्चों की है वो चेक कर लीजिए, और उसके साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए, आपको वादे फर्क में असर आएगा। इससे क्या पता चलता है कि बजट तो बड़ा आ रहा है, बजट तो बहुत सारा आ रहा है। 355 अरब रुपए का एजुकेशन का बजट है सिंध का, तकरीबन करीब 300 अरब रुपए का हेल्थ का बजट है। लेकिन उसमें से इस बड़े शहर में, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हैदराबाद खुद अपना बोझ नहीं उठाता, बल्कि बाहर से बेशुमार लोग हैदराबाद में आते हैं, तो ये इसका हिस्सा मिलना और हिस्से का दुरुस्त तरीके से मकसद इसके ऊपर ये समझ ले खर्च होना, ये इंतहाई ज्यादा जरूरी है। ये जिस तरह से जो है कराची है, और कराची की अपनी एक अहमियत है इस मुल्क की मईशत में, कहा जाता है कि मुआशी शहर है, तो मैं कहता हूँ सिंध की दूसरी मुआशी शहर तो हैदराबाद है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से उस हैदराबाद को देखना और उसकी खिदमत करना और उसकी तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करना और दुरुस्त जगह पर तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह ये अल्लाह ने चाहा तो हमारी जो है ना सबसे बड़ी, मैं ये कहता हूँ कि प्रायोरिटी होगी, और इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब सवाल ये है कि PS 64 के अवाम आपको देख रहे हैं और कुछ सवालात भी मुझे पहुंच रहे हैं, लेकिन हम जो है वो सवालात का सिलसिला थोड़ी देर बाद हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आप मजीद अगर आप लोग PS 64 के अवाम अगर सवाल करना चाहते हैं फैसल अदीम साहब से, कि वो आप इनसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि हम आपको क्यों मुंतखब करें अपना MPA, तो ये आपको बताएंगे कि क्यों। तो कोई भी अहम आपका मसला है, कोई इशू है जो आप समझते हैं कि एक मेंबर सूबाई असम्बली हल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया भी होता है कि जरूरी नहीं है कि MPA के पास ही MPA ने सारे मसले हल कर देने होते हैं, और भी क्राइटेरिया होता है, MNAs भी होते हैं, क्योंकि 2 MPA और 1 MNA के ऊपर एक हल्का तैयार होता है।
तो आप अपने हमारे दिए गए टेलीफोन नंबर पर जो है अपने सवालात भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं और कमेंट्स के जरिए भी हमें अपना सवाल दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में आपके जो सवालात हैं काफ़ी कमेंट्स हमें आ चुके हैं और हम इसमें शामिल करेंगे। सर, मैं फिर उसी बात पे आ जाऊँगा कि आपने बताया आपके पास एक रोड मैप है, लेकिन अगर आप PS 64 से मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो जाते हैं तो अपनी जो आपके दायरा कार है उसमें रहते हुए PS 64 की आवाम को सबसे पहला और इम्पोर्टेंट तोहफा क्या देंगे? देखिए, मैं जो इस वक्त हैदराबाद में सबसे बड़े बड़े मसाइल देखता हूँ ना, सबसे बड़े बड़े मसाइल देखता हूँ, सफाई का मसला बहुत ज़्यादा अहम है। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हैदराबाद, देखें हमारा तो दीन हमें सिखाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो साफ़ सुथरा हैदराबाद इंशाल्लाह लोगों को देंगे। देखिए, पीने का जो है वो साफ़ पानी, मैं कहता हूँ पीने का साफ़ पानी हर बंदे की बुनियादी ज़रूरत है। बेसिक है। यानी हमारे जो लोग हैं उनकी बदकिस्मती है। यानी दुनिया में ये होता नहीं है कि आप किसी जगह जाकर बस रहे हो और हुकूमतों को कहें कि हमें सड़क बना कर दें। उनका काम है ये रोड बना कर देना आपको, उनका काम है सेवरेज डाल कर दें आपको। इसी तरीके से उनका काम है कि आपके बच्चों को मयारी जो एजुकेशन है वो फराम करें। तो ये जो बुनियादी काम है इस तरह के, पीने का साफ पानी। और उसके बाद फिर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, मैं हैस्को की ज्यादतियां देखता हूँ बेशुमार। इन दिनों में एक चीज अभी मैं आ रहा था और मैंने सुना कि किसी जगह पर जो है वो लिंक जो है वो सियासी, सिर्फ इस वजह से जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसके लिंक जो है गिरा दिए गए कि लोग सियासतदानों के पास जाने पर जो है ना मजबूर हो। ये लंबी लंबी लोड शेडिंग और दीगर इस तरह के जितने भी मामला हैं, इंशाल्लाह इसके हवाले से मजबूत आवाज अपनी जो है इंशाल्लाह ये समझ लें कि ऐवानों में बुलंद करेंगे, अवाम के साथ खड़े होंगे इस मामले पर। और फिर मैं ये कहता हूँ कि सरकारी वसाइल जो इस हल्के में मौजूद हैं, चाहे वो किसी स्कूल सरकारी स्कूल पर खर्च होने की सूरत में हो या किसी सरकारी डिस्पेंसरी और अस्पताल के होने की सूरत में हो, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इस बात की कोशिश करेंगे कि वो दुरुस्त तरीन तरीके से आकर जो है मकसद इस हल्के में खर्च हो। इंशाल्लाह मैं फिर कहूँगा, जो इब्तदा में मैंने बात की थी कि हमारा कोई भी भाई, मैं आ जाता हूँ या कोई दूसरा आ जाता है, तो जो बुनियादी फ़र्क देखेंगे वो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह शफाफियत आपको दिखाई देगी। और ये जो बुनियादी मसले हैं इनके लिए लोगों को हमारे पास आना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद इंशाल्लाह हल होते चले जाएंगे अल्लाह इंशाल्लाह। सर बिल्कुल, आपने कहा, आपने 3-4 चीज़ों को हाईलाइट किया है, लेकिन मैं आपका जो मेरा सवाल था मेरा वहीं का वहीं है कि PS 64 के आवाम आपको क्यों मुंतखब करेंगे? क्योंकि मतलब आप देखें हर कैंडिडेट जो है वो यही बताएगा कि मैं पानी का मसला हल करूंगा, मैं तालीम के निज़ाम को देखूंगा। शफाफियत एक डिफरेंट चीज़ है और हम आपसे उम्मीद भी कर सकते हैं क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो शफाफियत के हवाले से बिल्कुल साफ़ सुथरा कांच की तरह क्लियर है। क्योंकि आप लोगों की जो तंजीम फलाह इंसानियत जिस तरह से वो हैदराबाद शहर में, कि मैं खुद इसका शाहिद हूँ कि सालों से मैं, बल्कि मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि आप लोगों की माशाल्लाह एक्टिविटीज़ और जिस तरह आप डिज़ास्टर्स में, मुसीबत के दिनों में, कोई भी चाहे सैलाब आए चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपकी टीम जो है सबसे पहले पहुँचती है, चाहे कहीं पर हैदराबाद में बारिश हो। तो मैंने देखा बल्कि हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में और सिंध में खास तौर पे आप लोगों का बड़ा माशाल्लाह वर्क है। तो शफाफियत को तो हम इस चीज़ से ले सकते हैं कि हमें आपसे उम्मीद है, ये मैं अपने ब्याह पे भी कह सकता हूँ कि शफाफियत आपसे हमें मिल सकती है क्योंकि आप ऑलरेडी लोगों को दे रहे हैं। अभी तक आपने सियासी जमात में तो अब आए ना, अब वही आपकी बात शुरू में जो आपने कही कि हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहालत जो देखे हमने सोचा कि हम खुद ही इस मामले को टेक ओवर करें, वरना आप लोगों ने सिर्फ फराही हवालों से ही एक्टिव रहना था। लेकिन बात यह है कि एक ऐसी कोई मुनफरिद चीज़ बताएं, कोई पहला काम या सबसे मेन फोकस्ड काम जो आपको लगता है कि आपके हल्के में मौजूद है, जो मैं आसानी से कर सकता हूँ और मैं अगर जीतता हूँ तो मैं इसको करवा लूंगा, वो आवाम जानना चाह रहे हैं 64। देखें, आपने मेरे सवाल का जवाब ना खुद दिया है। ठीक है, आपने वो सारी कहानी बयान की है, हमारी दास्तान बयान की है, जी जी हमारा काम बयान किया, हमारा किरदार बयान किया। और मैं कहता हूँ मेरा किरदार जो है जी जी वो सबब है कि लोग मुझे मुंतखब करें। जी ठीक है, इसी हल्के में मायशा हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, बिल्कुल अल्लाह के फजल से अरसा दराज से खिदमत कर रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह। आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए हमने मकसद आईसीयू बनाया, उस आईसीयू में कोई भी जा सकता है, वो देखेगा कि मकसद वहाँ पर खिदमत का मयार क्या है। और मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये वो बेस है, ये वो बेस है। आपने देखा कि जिस वक्त जो है कोरोना आया था और कोरोना में आपने देखा सारे कारोबारी जितने भी मदार जो यानी मकसद इदारे थे, मराकज़ थे, वो सारे के सारे क्लोज हो गए थे, बंद हो गए थे। उस वक्त में मेरे भाइयों को इसी PS 64 की गली कूचों में आपने लोगों के घरों में राशन पहुंचाते हुए देखा होगा। बिल्कुल 20,000 घराने ऐसे थे कि जिनमें उस जमाने में राशन जो है वो बाकायदा लोगों को फराहम किया गया था। इसका क्या मकसद है कि हम अपना गली कूचों में इस तरह का बाकायदा नेटवर्क रखते हैं
कि जिसके जरिए से हम ये करेंगे। अच्छा, चूंकि हैदराबाद एक शहर है, अब अगर आप ये कहेंगे ना कि PS 64 में लाजमी तौर पर तुम्हें पहिए लगा कर नहीं ला सकता, लेकिन हैदराबाद को हम बहैसियत शहर मंसूबे देने जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह आप देख लेंगे कि 6 माह में हम हैदराबाद को अल्लाह ने चाहा तो एक कैंसर हॉस्पिटल देने जा रहे हैं। आप न्यू हैदराबाद सिटी चले जाएं और न्यू हैदराबाद सिटी में जाकर देखें, वहां पर आपको उसकी इमारत इंशाल्लाह मैसर आएगी कि जो बिल्कुल उसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, उसकी फिनिशिंग हो रही है। अब हमने उसमें जो है ये समझ ले कि मशीनरी वगैरह अल्लाह के फजल से डालनी, और उम्मीद है कि 6 माह में ये तमाम वो हॉस्पिटल फाल होगा और एक बहुत बड़ी ज़रूरत जो है सेहत के हवाले से लोगों की इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगला काम शहरी यूनिवर्सिटी, आप सुनते हैं लोग हैदराबाद के मुतालबा कर रहे होते हैं, इस हवाले से सवाल भी काफी आ रहे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि शहरी यूनिवर्सिटी की बात अक्सर आप लोगों से सुन रहे होते हैं, तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ 2 से 4 महीने में इंशाल्लाह कराची में अल कौसर यूनिवर्सिटी के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी लॉन्च हो रही है। और अल्लाह के फजल से अगला जो उसका हमने कैंपस लॉन्च करना है वो इंशाल्लाह हैदराबाद शहर में होगा। और जब हैदराबाद शहर में, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह के मेरे PS में होगा अल्लाह के फजल से। इसका क्या मकसद है कि हम सेहत में भी देने जा रहे हैं, हम उस हैसियत में कि जिस वक्त हमारे पास कोई इख्तियार, कोई इख्तियार, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो एजुकेशन में भी देने जा रहे हैं। और उसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम हमारे पास इस तरह के हैं कि जो मुसलसल जारी और सारी होते हैं और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच रहा होता है। बिल्कुल माशाल्लाह, जबरदस्त। और ये बड़ा अच्छा आपकी तरफ से जो है इनिशिएटिव होगा कि अगर आप शहरी यूनिवर्सिटी भी देते हैं और कैंसर हॉस्पिटल की अगर बात करें तो नाज़रीन देखें, कैंसर हॉस्पिटल जो है वो इनकी फलाही तंजीम है, फलाही इंसानियत वो बना रही है और ये एक अच्छी बात है। इंसानियत के नाम से इसको कोई अच्छा, आप सॉरी, आप ये मरकजी मुस्लिम लीग जो काम कर रही है और जो है वो एक ज़बरदस्त काम कर रही है और एक अच्छे से फलाही खिदमात में जो है वो सबसे आगे आगे होते हैं, जैसे मैंने बताया। और अब ये कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। साथ में हमने ये देखा कि इस जमात ने एक बात अर्ज करना चाहूँगा, सिर्फ इतना नहीं है, मैं अंदरूनी सिंध की तरफ भी थोड़ा सा जाना चाहूँगा। मिठी अस्पताल बनाया हमने, इस्लाम कोट हॉस्पिटल बनाया हमने, मीरपुर खास हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल फाइनल पर है, सक्खर हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल फाइनल पर है, न्यू सईदाबाद हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, घरों में हमारा अस्पताल बन रहा है। यानी ये वो सारी चीजें कि जो हमने इक़्तिदार से बाहर रहकर की है। तो इंशाल्लाह जब हमारे पास सबसे बड़ा मसला, मैं फिर बार बार उसी तरफ आता हूँ कि शफाफियत होती है, तो शफाफियत के साथ चीजें जो है वो आवाम की तरफ जारी होती हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह से डरने वाले लोगों को ला कर बिठाएं। ये जो नैब और FI और ये फला इस तरह के टूल्स हैं, ये तो इनके हाथ का मकसद, ये तो खेल है इनके हाथ में। ये जिनको नैब के जरिए से जकड़ने की कोशिश की जा रही होती है, तो इनके पास अपने पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं कि जिनके जरिए से नैब को, FIA को वगैरह 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 इस तरह के अकाउंटेबिलिटी के जितने भी इदारे हैं, मिनटों में इन्होंने देर करना होता है। तो असल जो चीज़ है वो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ है। और मैं अल्लाह के फजल से इस बात पर फख्र करता हूँ कि मेरे जितने साथी हैं वो अल्लाह से डरने वाले, और जब डर अल्लाह का होना तो अल्लाह के बंदों की खिदमत खुद ब खुद होती है। बिल्कुल, और अल्लाह का डर हो तो सब कुछ हो जाता है। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक जो है वो, अगर आप हमारी लाइफ पर अभी भी मौजूद अगर नए आए हैं, तो आपको बताते चलें कि हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी नशरियात इस वक्त बराह रास्त आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी नायब सदर और उम्मीदवार बराए PS 64 जनाब फैसल नदीम साहब। गुफ्तगू जारी है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, इनसे कोई कुछ जानना चाहते हैं, इनके मंशूर के बारे में या इनके विजन के बारे में गुफ्तगू आप सुन भी रहे होंगे, तो आप कॉल करके हमें अपना सवाल नोट करवा सकते हैं, जिसका जवाब जो है वो फौरी तौर पर इनसे लेकर आपको देंगे। सर, PS 64 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हल्का है और उसके अंदर आपका मुकाबला जो है वो 3 बड़ी जमातों से है। तो हम, क्योंकि एक सवाल भी एक साहब का आया, उन्होंने कहा कि भाई पीपल्स पार्टी है और MQM है, तो और इस हल्के से एक अरसा दराज से MQM ही जीतती आई है। और अभी रिसेंटली हमने बल्दियाती इंतखाबात में देखा कि जब MQM ने बाइकआउट किया, तो उसके बदले में बहुत सारे हलकों से, बहुत सारी जगहों से, अगर उसके बाद कोई सेकंड ऑप्शन आया तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। तो एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हैदराबाद से विन किया और उनके 40 के करीब चेयरमैन और काफ़ी सीट्स उन्होंने जीती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों इतनी अहम अपोनेंट आपके दरमियान मौजूद हैं? फिर तीसरा एक जो है वो, क्योंकि अपोनेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि दोनों किसी को आने नहीं देंगे। अगर MQM नहीं आएगी तो पीपल्स पार्टी आ जाएगी, ठीक है ना, और अगर पीपल्स पार्टी नहीं आए, MQM ने तो आना ही होता है, तो एक वो सिस्टम, एक तसल्लुत चल रहा है, नहीं तो पीपल्स पार्टी दूसरी जगह लेगी। और अगर ये दोनों किसी तरह जो है वो दबाव ना भी डालें और अगर कोई मामला ना भी करें तो PTI ने आ जाना है, तो फिर आप कहाँ खड़े हैं और आप इनका मुकाबला किस तरह करेंगे? देखिए, मैं ये अर्ज करता हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी है इस बात की कि मेरे मध्य मुकाबिल पीपल्स पार्टी और MQM है। और इसका सबसे बड़ा जो है ना सबब क्या है मेरी खुशी का, ये भी आपको समझनी चाहिए बात
कि मैं उन जमातों को अपने मद्दे मुकाबिल जो है ना वो देख रहा हूँ कि जिन्होंने अरसा दराज जिन जमातों ने सिंध पर हुकूमत की है मुख्तलिफ हैसियतों में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिलीवर क्या किया, लोगों को दिया क्या, इस सवाल का जवाब जिन भाई ने मुझसे सवाल किया वो खुद भी दे सकते हैं। तो इसका क्या मकसद है कि गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। डिलीवर करके कुछ लोग अगर आए होते, उन्होंने अवाम की खिदमत की होती, अवाम के लिए कुछ काम किया होता। हाँ, डर है, धौंस है, धमकी है, धांधली है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद है। तो हमने जिद्दोजहद अपनी शुरू की है, हम मैदान में आए हैं, शफाफियत के साथ आए हैं, अल्लाह के फजल के साथ अपने किरदार की दावत के साथ आए। तो इसका बड़ा मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के फजल के साथ जो है ना वदन होता है, और ये वदन इंशाल्लाह आखिरकार लोगों के सामने आएगा। मैं नहीं कहता कि दिनों में सारी चीज़ें हम जो है उनको साफ कर देंगे, बदल देंगे, हम कोई इनकलाब ले आएंगे या दीगर कोई और इस तरह का मामला करेंगे। हम एक ऑप्शन के तौर पर लोगों के सामने आए हैं, और ये ऑप्शन उसको किसी के भी मुकाबले पर रखा जा सकता है। सवाल हमसे नहीं, सवाल तो उनसे होगा जो पिछले 15 साल हुक्मरान थे। सवाल उनसे होगा जो पिछली बार भी एमएनए एमपीए थे, उससे पिछली बार भी एमएनए एमपीए थे, उससे पिछली बार भी एमएनए एमपीए थे, उससे पिछली बार भी एमएनए एमपीए थे। तो ये हैदराबाद की तबाही और बर्बादी, इस पर सवालात उनसे होंगे, हमसे सवाल इस पर नहीं होगा। हम तो इस बात पर जो है ना बात इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ करेंगे कि एक ऑप्शन के तौर पर हम लोगों के सामने आए हैं। ये ऑप्शन लोगों को हमने दिया है कि आप देख लीजिए, वजन कीजिए, हमारा वजन कीजिए, हमारे लोगों का वजन कीजिए, लोगों का मादी देख लीजिए और हमारा भी देख लीजिए अल्लाह के फजल के साथ। तो इंशाल्लाह जवाब आप खुद देंगे कि इस मुल्क की ज़रूरत जो है वो मकसद कौन लोग हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब आप इंसाफ के साथ और अपने शऊर को जगाकर, हमारा इंतखाबी स्लोगन है शऊर को वोट दो, तो जब आपने अपने शऊर को जगाकर इंशाअल्लाह आप बात करेंगे तो आपका वोट इंशाल्लाह हमारे हक में आएगा अल्लाह के फजल से। अच्छा जी, तो ये भी ज़बरदस्त बात है कि आप जो है माशाल्लाह हर तरह से कमर कस के मार्केट के अंदर मैदान में आप आए हैं और कमर कस के बैठे हैं, और तकरीबन आपकी वर्किंग है और माशाल्लाह आपकी खिदमत भी हैं। और भी जो है वो काफ़ी सारे सवालात हमारे पास आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि एमसीआर जो है वो सवालात बता दे, तो हम एक एक करके सवाल शुरू करें। फैसल अदीम साहब से। नाज़रीन, अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद न्यूज़ की इस खुसूसी इलेक्शन नशरियात में जनाब फैसल नदीम साहब, जो कि मरकज़ी नायब सदर हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के और उम्मीदवार हैं PS 64 के। तो उनसे बात जारी है और वो जो है वो इंतखाबात के हवाले से बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे हैं और अपना विजन बता रहे हैं, अपना मिशन बता रहे हैं कि वो क्यों इंतखाबात लड़ना चाहते हैं और क्यों जीतना चाहते हैं और आवाम की वो किस तरह जो है वो मदद करेंगे। माशाल्लाह से सर आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और हमारे पास ज़्यादातर कमेंट्स जो है वो आपके लिए आ रहे हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने आपको मुबारकबाद भी दी है और वोट देने का भी फैसला किया है। तो मैं चाहूँगा कि जब तक हमें सवालात मिल रहे हैं MCR से, हम कुछ लोगों के नाम ऐड कर देते हैं ताकि लोगों को अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी होता है। तो काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह आपके जो है वो आपका साथ देने का वादा किया है, जिसके अंदर जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं, अहमद फसीउर रहमान हैं, चौधरी इरफान गुजर हैं, इसके अलावा सैफुल्ला सईद हैं, हफीज़ शेख हैं, फ़हीम शाह हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, इसके अलावा अरबाज मेमन हैं, बशारत अली हैं, जो कि कह रहे हैं कि आपने सस्ते बाजार लगाए। वो आपके मतलब ज़ाहिर बात है एक अहमी शाहिद हैं आपके हवाले से। इसके अलावा अब्दुल क़य्यूम साहब भी हैं, अब्दुल मालिक साहब भी, अब्दुल मुनीम साहब भी हैं और भी काफ़ी सारे लोगों ने माशाल्लाह लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, सना मुगल ने भी आपको अप्रिशिएट किया है। बशारत अली साहब हैं, फिर मुर्तज़ा साहब ने कहा कि बड़ा अच्छा कमेंट आया, मुर्तज़ा साइन के नाम से इनकी आईडी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए रोशनी की एक नई किरण है। हम सबको पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत आजमा लिया औरों को और अब अल्लाह के बंदों की बारी है। तो कुछ लोगों ने सवाल किया है कि हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी का मसला है, तो जो लोग यूनिवर्सिटी के हवाले से बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी फैसल साहब बता चुके हैं कि कराची में इनकी यूनिवर्सिटी, कराची में अल कौसर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे वो तैयार हो रही है और उसके बाद फौरी तौर पे पहले वो वहाँ का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो अगला जो इरादा है तंजीम का इनकी, वो हैदराबाद में अल कौसर यूनिवर्सिटी का हैदराबाद कैंपस है, जो कि ये कह रहे हैं कि मेरे ही हल्के में बनेगी, यानी कि सिटी एरिया में बनेगी। क्योंकि PS 64 का मैं थोड़ा सा मजीद नाज़रीन को बताता चलूँ जिन लोगों को PS 64 के बारे में नहीं मालूम है। PS 64 बेसिकली जो शहर का हैदराबाद का जो ताल्लुका है हमारा, वो तकरीबन उसके जो है वो 2 हिस्से हैं, उसके अंदर PS 64 लगता है और काफ़ी हद तक बड़े बड़े जो इलाके हैं, अहम इलाके हैं, सदर हो, आपका टावर मार्केट हो, इसके अलावा आपका जो है वो गाड़ी खाता है, कोट वाला एरिया है, नया पुल है, हीराबाद है, तिलक चाड़ी है। तो ये सारा जो शहर का दिल है, ये बड़े अहम इलाका है और अहम मसाइल का शिकार है। तो अगर आपके इलाके में कोई मसला है, अगर आप इन इलाकों में रहते हैं, अगर आप हैदर चौक पे रहते हैं, अगर आप गाड़ी खाता में रहते हैं, आप कोहिनूर पे रहते हैं,
अगर आप तिलक चट्टी पे रहते हैं, अगर आप छोटी गिट्टी पे रहते हैं, अगर आप जो है हैदराबाद में रहते हैं, अगर आप टावर मार्केट पे रहते हैं, अगर आप सरदार कॉलोनी में रहते हैं, या सिटी के जो भी इलाके जहाँ पे आपको लगता है आप जो है वो नसीम सेंटर के पास रहते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं और आपको लगता है कि फैसल नदीम साहब जो है वो आपके मसाइल का हल कर सकते हैं, आप मसलों का इनके हल कर सकते हैं, तो आपको जो है वो इन्हें वोट देकर मुंतखब करना चाहिए। शफाफियत की जहाँ तक बात करें तो माशाल्लाह बारह शख्स हैं और जो है वो नमाजी परहेजी भी हैं और दीनदार शख्स हैं, और मैं समझता हूँ कि किसी ऐसे वैसे अरे गहरे को आजमाने से बेहतर है कि किसी दीनदार को आजमाया जाए। तो इनको ज़रूर आप वोट दें और जो है वो इनको आजमा कर देखें, जिस तरह आपने दूसरे लोगों को आजमाया तो इनको भी एक बार आजमा कर देखें। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो स्क्रीन पे जो है वो नंबर दिया गया है, हमारी गुफ्तगू जारी है, तो जल्दी जल्दी से फ़ोन उठाएं, कॉल मिलाएं और अपना सवाल दर्ज करवाएं, हम आपका सवाल आपके उम्मीदवार से कर सकें। आपके उम्मीदवार हमारे साथ हैं फैसल अदीब साहब, जो कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मरकजी नायब सदर भी हैं तंजीम के और PS 64 के उम्मीदवार हैं। एक शख्स ताहा मुनीब साहब कहते हैं हैदराबाद में सफाई का बड़ा मसला है, बहुत ज्यादा कचरा होता है, इस हवाले से क्या कहना है आपका? देखिए, मैंने तो पहले आपको अर्ज ये किया है कि तरजीही बुनियादों पर ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है। मेरे दोस्त अहबाब, मेरे मिलने मिलाने वाले जब भी हैदराबाद में दाखिल होते हैं तो उन्होंने हैदराबाद की कोई खूबी, हैदराबाद बहुत शानदार शहर है, बहुत अच्छे लोगों का शहर है, मोहब्बत करने वालों का शहर है, ठंडी हवाओं का शहर है, इस पर बात करने के बजाय लोग मुझसे जो है जब गिलादतों की बात कर रहे होते हैं, ये गंदगी के ढेर की बात कर रहे होते हैं, तो मैं भी शर्मसार होता हूँ और हैदराबाद शहर का हर शहरी होता है। तो यकीनी तौर पर इसका इसका जो है कोई ये कह लें कि निज़ाम वदा करना, और मैं ये कहता हूँ कि तरजीही बुनियादों पर सफाई जो है इसको मकसद ज़रूर करना, ये इंशाल्लाह हमारी अव्वलीन जो होंगे हमारे काम, उसमें इंशाल्लाह शामिल होगा अल्लाह ने चाहा। अच्छा सर, PS 64 के अंदर जो है वो जो सबसे अहम मसला है सेवरेज का मसला पूरे हैदराबाद का है, हर जगह पर प्रॉब्लम्स होती है। मास्टर प्लान की ज़रूरत है जी हैदराबाद जी, को। अगर हम बात करें सेवरेज की तो वो सेवरेज का मसला भी, अगर हम बात करें सफाई सुथराई की तो अभी थोड़ा सा बेहतरी नजर आई है जब से ये, उसमें भी हमें टर्किश कंपनी की हेल्प लेनी पड़ी, हमारी हुकूमत ने कुछ करके नहीं दिया, उसमें भी हमें जो है वो बाहर के लोगों को बुलाना पड़ा कि थोड़ा बहुत ये बेहतरी हमें नजर आती है जब से ये एटलस वाला जो निज़ाम एक आया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो कुछ हमें बेहतरी नजर आती है, लेकिन सिटी के इलाकों में अभी भी जो है वहाँ पे काम नहीं हो रहा। बुनियादी मसाइल जब तक आप हल नहीं करेंगे, आपका सेवरेज का जो इस वक्त सिस्टम है वो सदियों पुराना है। जी जी, यानी शहर की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, तो जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे और इस शहर की ज़रूरत के मुताबिक इसको सेवरेज नहीं देंगे, कैसे होगा? अभी बारिश हो जाए, आप देखें जब बारिश हो रही होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, बारिश हमारे पास होती नहीं है, और जब भी थोड़ी भी होती है तो आपका शहर डूबा होता है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो बुनियादी मसाइल हैं आपको इनको बुनियाद से लेना होगा, और बुनियाद से लेकर जब आप इनको हल करेंगे तब मामलात इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ बेहतर हो जाएंगे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। फैसल नदीम साहब जो कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उम्मीदवार हैं PS 64 के पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के और नायब सदर भी हैं आप। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू जारी है। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमें कॉल करके सवालात बता सकते हैं। सर, अब मैं एक अहम सवाल करने लगा हूँ, फिर हम अख्ताम की जानिब जाएंगे, आपको भी एक जलसे में जाना है, आपका इंतजार हो रहा है। सर मुझे ये बताइए कि मैंने जैसा कि कहा कि PS 64 में एक अहम मसला इंक्रोचमेंट का भी है, नाजायज़ तजावज़ात जो है उसने शहर की खूबसूरती को मांद कर दिया है, और वहाँ पर जो है वो बहुत सारी तजावज़ात ऐसी हैं जो किसी न किसी PR की वजह से हटाई नहीं जाती। कई ऑपरेशन हुए, कई डिप्टी कमिश्नर्स आए, बहुत कुछ हुआ। मेरा आपसे इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप तजावज़ात ख़त्म करेंगे, आप बोलेंगे हाँ ज़ाहिरी बात है ये गलत चीज़ है हम करेंगे। मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, शफाफियत के बाद ये भी मसला है, उजारादारी, दोस्ती यारियाँ। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर आप MP हैं और मैं आपका छोटा भाई हूँ, या मैं आपका कज़न हूँ, या मैं आपकी पार्टी का कारकुन हूँ, या मैं आपका सरगर्म रहनुमा हूँ, XYZ, मैं आपका कोई भी करीबी हूँ, तो मेरे साथ वो चीज़ें नहीं होती हैं, मुझे वो प्रोटोकॉल मिल जाते हैं आपकी वजह से, आम आदमी को जो है बराबर पीसा जाता है। तो मेरा सवाल जो इसके ऊपर साथ आपके साथ ये है कि अगर आप मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो जाते हैं PS 64 के, और उसके बाद आपको फ़ोन आता है, आप मतलब इंक्रोचमेंट हो रही है, और आपका कोई पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का लीडर, या आपका कोई भाई बंद, या आपका कोई रिश्तेदार, या आपका कोई अजीज, आपसे रिलेटेड कोई भी शख्स वहां पर उसकी तजावज़ात मौजूद हैं, और वो कहता है कि जी मैं तो MPA फैसल नदीम साहब का छोटा भाई हूँ, या मैं उनका रुफ़्का हूँ, या जो भी है, तो ऐसी सूरत में आप उसको रोकेंगे, मतलब उसकी तजावज़ात गिरवाएंगे, या उसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो हमें जानते हैं हैदराबाद में बेशुमार लोग हमें जानते हैं,
और एक मिसाल आपको मैसर नहीं आएगी कि हम गलत के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल ठीक है जी, इसीलिए बहुत सारे लोग हमें ओब्लाइज भी करते हैं। तो ये जो चीज़ है कि जिसमें मैं ये देखता हूँ, देखें एक चीज़ मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जो बंदे का अकीदे का जो एक ताल्लुक है, अगर मैं रब के साथ शिरक नहीं करता, और उसके बाद जो सबसे बड़ी ज्यादती मैं समझता हूँ इंसानों के साथ ज्यादती है। अब ये जो इंक्रोचमेंट है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इसमें मकसद फरमान है, एक बालिश्त ज़मीन अगर कोई बंदा किसी की मार लेता है तो उसके बाद 7 ज़मीन और 7 आसमान का तोग बनाकर क़यामत के दिन उसके जो है वो गले में डाल दिया जाएगा। इसका क्या मकसद है कि अगर मैं अपने किसी दोस्त की, अपने किसी भाई की, अपने किसी रिश्तेदार की, अपने किसी रिलेटिव की मदद कर रहा हूँ, तो इसका मकसद ये कि उसको इस अजाब की तरफ धकेल रहा हूँ। एक हदीस हमारे हमेशा मद्देनजर रहती है, और वो हदीस के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने भाई का साथ दो, जालिम हो या मजलूम। अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, जालिम का साथ जो है वो किस तरह दिया जाए? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे जुल्म से रोक दो। तो ये जुल्म की एक सूरत है, और इंशाल्लाह जब ये वक्त आएगा तो आप देखेंगे कि फैसल नदीम और उसकी जमात के लोग जो हैं वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे, और इंशाल्लाह किसी जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल। और सर जालिम के साथ खड़ा होना जो है ना वो खुद एक जुल्म है। और एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल आया है अब्दुल वाहिद साहब की जानिब से। वो कहते हैं, सर बासलाहियत उस्ताद है, बाहैसियत उस्ताद मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्योंकि ये एक मेरे ख्याल आप टीचर हैं। कहते हैं कि आपकी पार्टी टीचर्स स्टूडेंट्स और तालीमी इदारों की फलाह बहबूद के हवाले से क्या स्पेशल प्लान रखती है? देखिए, मैंने आपको अर्ज कर दिया है, और इब्तदा से सर अब्दुल वाहिद साहब से अगर आप डायरेक्ट बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये उम्मीदवार और वोटर के दरमियान गुफ्तगू है। जी अब्दुल भाई साहब, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि बात वहीं पर आएगी जहाँ से मैंने इब्तदा की थी। इस वक्त सिंध की जो एजुकेशन है, सिंध की तालीम, वो यरगमाल है। आप देखिए 45,000 स्कूल इस वक्त सिंध में मौजूद हैं जिनको सिंध हुकूमत देखती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 5,000 स्कूल जो हैं वो हमारे सूबाई वजीर जो है एजुकेशन के, जो पिछली साबिका हुकूमत के थे, उन्होंने एकदम बंद करने का ऐलान किया था। अभी पिछले दिनों आप मुसलसल देखते रहें कि सिंध के स्कूल एनजीओज को दिए जाते रहें। ये सब निकम्मेपन की अलामत है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 350 अरब रुपए का जो बजट है एजुकेशन का, वो इन इदारों पर खर्च नहीं होता। तो हम जो काम इंशाअल्लाह अज़ीज़, तालीम की बुनियादी हैसियत होती है किसी भी कौम के आगे बढ़ने में, तो तालीम को अहमियत दिए बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमने अपने स्कूल्स बनाए, हमने अपने कॉलेजेस बनाए, हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम इस अहमियत को जानते हैं। तो हम इंशाअल्लाह ये जो हमारी एजुकेशन ये गमाल है सिंध की, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको इन लोगों के हाथ से इंशाअल्लाह अज़ीज़ छुड़ाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले अदवार हुकूमत में एक काम मुसलसल होता रहा है, और वो ये होता रहा है कि हमारा जो एजुकेशन का जो मकसद ये आप यूं कह लें कि सेटअप है, उसमें बेशुमार असातिज़ा जो है वो भर्ती किए गए हैं। ये सियासी जमातें, इनके वर्कर भर्ती किए गए, और इसका रिजल्ट ये निकला है कि स्कूलों में क्लासेस नहीं होती हैं, और अगर आप सरकारी स्कूलों में चले जाएं तो वहां पर आपको बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, यानी आपको तालिब इल्म गिनने को भी नहीं मिलते हैं। तो ये सब इस वजह से है कि इसको दुरुस्त तरीके से लिया नहीं जाता। तो यहाँ भी शफाफियत लाएंगे, जो बजट है वो कुल्ली तौर पर अल्लाह के फजल के साथ स्कूलों पर खर्च होगा, जो अहल उस्ताद है उसको इज्जत देंगे, और वो इज्जत जो उसका सबसे बड़ा हक है। मैं ये कहता हूँ, मुआशरे में अगर अहल असातिज़ा उनकी इज्जत हो तो मुआशरा आगे बढ़ता है, लेकिन वो असातिज़ा जो इस तालीम की बदनामी का सबब हैं, जिनको ज्यादती करते हुए इस तरह के इदारों में दाखिल किया गया है, इंशाअल्लाह उनसे भी छुटकारा हासिल करेंगे। स्टील मिल की भी आज ये ज़रूरत है, आज ये PIA की भी ज़रूरत है। आज आप देख लें कि दीगर इस तरह के हमारे इदारे जो रेलवे है उसकी भी ज़रूरत है कि वहाँ जो घोस्ट मुलाजमीन हैं उनका मुहासबा किया जाए, उनका पीछा किया जाए, और उनका पीछा करके ये जो झोंके हैं जो मेरे मुल्क का खून पी रही हैं, इनसे जान छुड़वाई जाए। तो इंशाअल्लाह एजुकेशन को अवलियत देते हैं, देंगे इंशाअल्लाह, और पूरा फोकस करके इस काम को सीधा करेंगे इंशाअल्लाह। जी। तो नाजरीन, आपने गुफ्तगू जारी है, और हम जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। जो जिन नाजरीन ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, हमारी गुफ्तगू जारी है, और ये इंतखाबात की एक ज़बरदस्त नशरियात हैदराबाद न्यूज़ आपके लिए लाया है। एक मुनफरिद नशरियात है जो कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस तक आपके साथ हम इसी तरह बराह रास्त रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारान आपके सामने लाइव बराह रास्त बिठा सकूँ, जिनसे आप अपने सवालात कर सकें, उनसे गुफ्तगू कर सकें, और उनसे जो है वो अपने बारे में जान सकें, उनके बारे में जान सकें। तो उनके हम विजन और हर उनके जो भी उनके वो एक प्लान लेकर इंतखाबात के मैदान में आए, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और जो लोग अभी आए हैं उन्हें बता देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मरकज़ी नायब सदर और उम्मीदवार बराए
PS 64 जो कि एक अहम हल्का है उसके हवाले से गुफ्तगू जारी है। और PS 64 के लिए फैसल नदीम साहब के पास जो है वो प्लान मौजूद है। और शफाफियत का नारा जो है सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो नारा है शफाफियत का इन्होंने लगाया है। और ये दावा है इनका कि हमारी जानिब से आपको शफाफियत मिलेगी और अगर शफाफियत होगी तो दीगर चीज़ें भी ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएंगी। शफाफियत से मुराद ये है कि अवाम का पैसा मुंतकिल होगा मद में, अगर कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र की जाएगी हुकूमत का जो जो एक बजट होता है सरकारी मंसूबों के हवाले से या दीगर नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो भी जिसमें करप्शंस की नज़र हो जाता है सारा पैसा, शफाफियत से मुराद ये होगी कि जो वो पैसा है वो सही जगह पर प्रॉपर बराबर का लगेगा और उसके ऊपर जो है वो एक चेक एंड बैलेंस भी होगा। और ये जमात और ये साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं फैसल अदीम साहब, ये इस चीज़ का दावा करते हैं कि ये जो है वो खुद इस चीज़ का हिसाब भी पेश करेंगे, हिसाब भी पेश करेंगे। इसके अलावा भी दीगर जो मामलात हैं उसमें भी इंतहाई शफाफियत मिलेगी। और मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो अहम सबसे पहला नारा है वो यही है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना की तर्ज पे एक फलाही रियासत बनाया जाए और इसमें इस्लामी निज़ाम को नाफिज किया जाए। तो गुफ्तगू जारी है और हमारे तकरीबन वक्त खत्म हो जाता है। फैसल अदीम साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप PS 64 समेत पूरे हैदराबाद और पूरे पाकिस्तान के अवाम को एक पैगाम अपनी जानिब से दें, उसके बाद हम आपसे लेंगे इजाज़त। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इस मुल्क की आवाम से भी, सूबा सिंध की आवाम से भी और हैदराबाद की आवाम से भी, और मेरी अर्ज़ ये है कि हालात वाक़यात आपके सामने हैं, आपके पास एक इख्तियार मौजूद है और इस इख्तियार को 8 फरवरी को इस्तेमाल किया जा सकता है सिर्फ, और इसके बाद ये इख्तियार मज़ीद 5 साल आपके हाथ में मौजूद नहीं होगा। तो वोट के ज़रिए से वो लोग जिनके मुतालिक आप ये समझते हैं कि उन्होंने आपके मुल्क का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुकसान किया है, उनका एहतसाब कीजिए और दुरुस्त लोगों का इंतखाब कीजिए, शऊर को वोट दें, ये हमारा स्लोगन है। और इसी की बुनियाद पर मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ और आपसे ये कह लें कि गुजारिश करता हूँ कि आप अपने शऊर को जगाइए और शऊर की बुनियाद पर बाकिरदार लोग जो हैं उनका इंतखाब कीजिए। इंशाअल्लाह आपका ये इंतखाब जो है इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत होगा। एक सवाल सर हमारे साथ ऐड हो गया है, हालांकि हमने खत्म करना था, छोटा सा इसका जवाब दे दें कि बेरोजगारी के हवाले से जो एक बेरोजगारी मुल्क में बढ़ती जा रही है उस हवाले से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास क्या प्लान है? देखिए, बेरोजगारी का जो असल हल है, सबको आप सरकारी नौकरी पर जो है वो ला नहीं सकते, नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको रोजगार के मौके उनमें इजाफा करना पड़ेगा, आपको सनतों को फ़रोग देना पड़ेगा, आपको लाजमी तौर पर वो माहौल जो है देना पड़ेगा कि जिसमें सनतें फ़रोग हासिल करें, लोगों के रोज़गार, लोगों के कारोबार चलें। और जब कारोबार चल रहा होता है तो लामुहाला लोगों को रोज़गार में असर आता है। तो हम इंशाअल्लाह इस तरह की कारोबार दोस्त जो है अपनी पॉलिसीज़ लेकर आएंगे कि जिनके ज़रिए से ये बिज़नेस जो है इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बढ़ेंगे और उनके ज़रिए से लोगों को रोज़गार में असर आएंगे इंशाअल्लाह। एक और सवाल आया है फ़हीम शाह की जानिब से, सर ब्यूरोक्रेसी, अदलिया और दीगर अमल दरामद करने वाले इदारों को सियासी जमातों ने रंगमाल बनाया हुआ है, हुकूमत में आने के बाद आप उन्हें कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं तो मुसलसल आपके सामने ये बात किए चला जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का सबब ही सियासी मुदाखलत है, यानी हर जगह पर सियासी मुदाखलत है। और जब मैं शफाफियत की बात करता हूँ तो शफाफियत का एक मतलब ये भी होता है कि जिस इदारे का जो काम है उसको वही करना चाहिए, ठीक है, और उसको उस काम के करने में आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है जी। जितने भी इदारे हैं, अदलिया की बात कर लें आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर लें, आप पुलिस की बात कर लें या किसी और इदारे की बात कर लें, उनसे सियासी मुदाखलत यकसर ख़त्म होनी चाहिए। अवामी ज़रूरत के मुताबिक उनको अपना काम करना चाहिए और अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया तो इंशाअल्लाह हमारे इब्तदाई जितने काम होंगे उनमें इसे भी इंशाअल्लाह वलियत हासिल होगी, अल्लाह ने चाहा। एक और सवाल सर आ गया है कि एक सियासी जमात की जानिब से 300 यूनिट फीगर देने का दावा किया गया है और एक ज़बरदस्त लॉलीपॉप दिया गया है, आपके पास इस तरह का कोई लॉलीपॉप है? देखिए, मैंने इब्तदा में आपसे अर्ज की थी कि एक काम तो ये किया जा सकता है कि मैं 300 की जगह कह दूं कि हम 600 यूनिट देंगे। उन्होंने कहा हम 30 लाख घर बना के देंगे, तो हम ये कहेंगे हम पाकिस्तान का हर घर बना देंगे। तो अर्ज ये है कि उनसे किसी ने सवाल कर लिया था उन्हीं साहब से, जिनके मुतालिक नाम ले देता हूँ मैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से पूछा था एक टीवी प्रोग्राम में कि आप कह रहे हैं कि 300 यूनिट आप देंगे तो 80% घराने वो हैं जो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये 2000 अरब रुपए की सब्सिडी बनती है, आप कहाँ से दे देंगे कि जब आपके पास खाने को मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि क्या ख्वाब भी ना देखे जाए, इसका क्या मकसद है कि अवाम के लिए उन्होंने सिर्फ ख्वाब रखे हुए हैं। तो भाई ये झूठ बोल रहे हैं। और आज मैंने एक और भी कामरान खान साहब जो है उनका एक ट्वीट देखा था, उन्होंने कहा था झूठे पर अल्लाह की लानत, और लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल झूठे पे अल्लाह की लानत। और काफ़ी लोगों ने मुख्तलिफ एक जैसे सवाल किए हैं, इसलिए मैंने जो है वो फर्दर हर बंदे का सवाल या हर अपने व्यूवर का सवाल नहीं लिया है। और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक और सवाल आ गया था बशारत अली साहब का कि हुनरमंद लोगों को कैसे बनाएंगे, तो वो ऑलरेडी सारी चीज़ें गुफ्तगू हो चुकी है। अगर आप अभी देर से इस वीडियो में आए हैं, थोड़ी देर बाद जब ये लाइव खत्म होगा तो ये वीडियो पूरी अपलोड हो जाएगी हमारे फेसबुक पेज पर, तो आप इसको शुरू से देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग से ये सारी बातें और ये सारी गुफ्तगू फैसल अदीब साहब दे चुके हैं, एक प्लान दे चुके हैं, क्योंकि आप सिर्फ उम्मीदवार 64 को नहीं देख रहे बल्कि आप मरकजी नायब सदर भी हैं पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के। तो एक जो जमात है उसकी जाने से पूरी पॉलिसी इन्होंने बताई है कि किस तरह एक मंशूर को लेके ये चलेंगे और किस तरह जो है वो ये पाकिस्तान में तब्दीलियाँ ला सकते हैं। और जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग का मेन जो मोटिव है वो ये है कि शफाफियत लाई जाएगी, शफाफियत को लाया जाएगा। और शफाफियत अगर होगी तो तमाम चीज़ें होंगी। और काफ़ी सारे लोग और भी गुफ्तगू कर रहे हैं इसी तरह की कि हुनरमंदी के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, तो उनके पास एक प्लान मौजूद है। इन्होंने कोई लंबी चौड़े दावे नहीं किए, इन्होंने कोई आपको लॉलीपॉप्स नहीं दिए, इन्होंने आपको कोई नई बात नहीं बताई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बहुत सिंपल और एक स्ट्रेटेजिक प्लान है इनके पास कि यार हम शफाफियत लाएंगे, कोशिश करेंगे अपने तौर पे, पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, बैरूनी दबाव को नहीं कबूल करेंगे और बगैर बैरूनी दबाव को कबूल करते हुए, लोगों को हुनरमंद बनाते हुए, इदारों को स्ट्रॉन्ग करते हुए, मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए, जब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। और वही वाली बात फिर कहूँगा कि इनका जो नारा है वो बहुत डिफरेंट और मुनफरिद नारा है, यानी कि शफाफियत का नारा। और अगर शफाफियत पाकिस्तान में आ जाए तो ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। तो आपको अगर लगता है कि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के पास एक अच्छा प्लान है और आप तंग आ चुके हैं बार बार उन्हीं झूठों मकारों को मुंतखब करते हुए कि हर बार आपसे झूठ बोलते हैं और उसके बाद फिर आकर जो है वो आपको एक नया जो है वो चूरन बेचते हैं, और उसके बाद फिर आते हैं, फिर एक नया लॉलीपॉप लेके आते हैं, फिर आपको देके जाते हैं, हर बार एक नए फ्लेवर का लॉलीपॉप लाते हैं। तो ऐसे लोगों से अगर आप बेजार हैं तो नई जमात को, दीनदार जमात को और पहले से खिदमत अंजाम देने वाली जमात को जरूर मुंतखब कीजिएगा और अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिएगा 8 फरवरी के दिन। और अगर आपको लगता है कि फैसल नदीम और इनकी जमात किसी हद तक बेहतर है और आपको लगता है कि ये आपके मुस्तकबिल को संभाल सकती है तो जरूर इन्हें मुंतखब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फैसल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि अल्लाह ताला आपको जो है वो इसमें कामयाबी दे और आपकी जो ये बातें हमने जो आपसे सुनी और जो आपका प्लान है हम आपको उस पर अमल करते हुए और उस मुल्क को तरक्की करते हुए देखें। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो पर अपने कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा। इंशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ आपके पास मुख्तलिफ शहर में जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि 9 नशिस्तें हैदराबाद में इस वक्त हैं और जैसे कि मैंने बताया कि PS 64 पर भी 45 उम्मीदवार इस वक्त जो है वो इंतखाब लड़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि 8 फरवरी तक मुख्तलिफ उम्मीदवारों को सम टाइम हम एक दिन में 2-2 उम्मीदवारों को भी जो है वो आपके साथ बराह रास्त बैठाएंगे और उनको हम लाते रहें। इसी तरह हैदराबाद न्यूज़ को सपोर्ट करते रहें, फॉलो करें, हमारे चैनल को जो है वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, हैदराबाद न्यूज़ के पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स, अपनी राय के जरिए हमें ज़रूर आगाह करें कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है। और इंशाल्लाह इसी तरह की आपको ज़बरदस्त चीज़ें हम दिखाते रहेंगे और मुख्तलिफ उम्मीदवारों को आपके दरमियान लाते रहेंगे और आप जो है वो हमारे उनके साथ अपने सवालात भी कर सकेंगे, उनसे बात भी कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने मेज़बान उज़ैर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।